बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। ठीक है, आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे बिटकॉइन का अभी का जो करंट एरिया का सपोर्ट है वो कौन सा है, डिमांड एरिया कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और पॉसिबल चांस क्या है कि जहाँ से बिटकॉइन सपोर्ट ले या फिर उसको ब्रेक करने के बाद एक डंप जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर साथ ही हम कॉइन ग्लास की वेबसाइट के ऊपर जाकर लिक्विडिटी को चेक करेंगे कि बिटकॉइन की मेजर लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है। मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वेल्स होते हैं, बैंक होते हैं, वो लिक्विडिटी को उठाते हैं और इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो जो रिटेल ट्रेडर होता है वो लिक्विडिटी को इग्नोर करता है और सारी ज़िंदगी रिटेल कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड करता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करती, चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल्स वर्क नहीं करते, लेकिन आप अगर 100% इन सारे टूल से काम लेना चाहोगे तो फिर ये वर्क नहीं करेंगे। जिस तरह लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, अपना सारा का सारा जो उनका कंसर्न होता है, इस तरह समझ लो कि 100% अपने कैपिटल को अगर उन्होंने रिस्क पर लगाना होता तो वो ज़रा सी भी हेजिटेशन फील नहीं करते कि आया कि मैं जस्ट ओनली इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, जबकि मार्केट मेकर्स और उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। खैर, मैं आपको बिटकॉइन का बताता हूँ। अभी देखें, ये मैंने लेवल्स कुछ मार्क किए हुए हैं और आप देख सकते हैं ये एक पार्टिकुलर जोन है जहाँ से बिटकॉइन को रिजेक्शन मिली है। ठीक है, एज इस तरह समझ लें कि ये बिटकॉइन का रेजिस्टेंस एरिया है। ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन किया है। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी क्लैरिटी, उतनी एक्यूरेसी आपको मिलेगी और उतना ही लिक्विडिटी को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो खैर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। कौन सा एरिया और इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 44,375 का, $44,375 से रेजिस्टेंस इसको मिली है, रिजेक्शन मिली है। रिजेक्ट होने के बाद ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाली कैंडल जहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, ये वाली नीचे वाली कैंडल, वहाँ से ये अगेन सपोर्ट ले सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो नीचे की तरफ गिरा और सेम उसी के जोन में से उसके अगल बगल में इसने सपोर्ट ली और सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ उछल गया है। मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, I mean 1 आवर या 4 आवर का, तो फिर आपको थोड़ी सी और वजाहत मिलेगी। अब जैसा कि देखो, ये हमारे पास प्रीवियस जोन है। अगर अब ये नीचे की तरफ गिरता है, अगर हम देखें ना थोड़ा सा कुछ सेशंस के लिए, तो कुछ इस तरह से इसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, अगर वो बाय की पोजीशन में ट्रैप होना चाहते हैं तो उनके एसएल इधर पड़े हुए हैं, तो इसने थोड़ा सा डंप लिया, उनको लिक्विडेट किया। लिक्विडेट करने के बाद फिर अगेन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये जो सपोर्ट के तौर पर काम करने लगा था, अब देखो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करना शुरू हो गया। तो इधर से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है। हाँ, अगर इसी जोन से इसको रिजेक्शन मिलती है और ये नीचे की तरफ क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट एरिया जो होगा वो 42,000 का एरिया होगा। ठीक है, जहाँ से ये देखो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, पिछली साहत को इसने तोड़ा था, उसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया इसका होगा। तो ये कुछ सुनहरी होता है। हाँ, अगर इसके बाद ये वाला लेवल तोड़कर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई, यहाँ पर भी, यानी कि एसएल पड़े हुए। जिन्होंने इधर से क्या लो कि सेल की ट्रेड लगाई है तो उनके ऑलमोस्ट एसएल इधर पड़े होंगे। तो हो सकता है ये इधर से इस तरह हंट करके फिर नीचे की तरफ मूव कर दे और उस दौरान भी आपने वेट करना है कि जब ये लिक्विडिटी हंट करने आए इस पॉइंट के ऊपर तो हंट करके इसको फिर फ़ौरन नीचे की तरफ आना चाहिए। ये जो ब्लू लेवल्स मैंने लगाया हुआ है इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। फिर हम समझेंगे कि वाकया ही अब इसने लिक्विडिटी हंट की है। आपने फेक ब्रेकआउट पड़ा होगा तो उसको भी आपने मलहूज़े खातिर रखना है। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने मूव करना है। और अगर मैं आपको लिक्विडिटी का बताऊं तो यह मैंने कॉइन ग्लास की वेबसाइट ओपन की हुई है। 1 वीक की अगर लिक्विडेशंस की बात की जाए तो ये आपके पास चार्ट मौजूद है। ये हमारे पास एरिया बन रहा है 45,000 का। ठीक है,
इधर से ऑलमोस्ट हंट हो चुकी है, या साथ आप कैंडल्स भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर ऊपर की बात की जाए तो 44,562 डॉलर के ऊपर जो है वो तकरीबन 346 मिलियन डॉलर्स की जो है वो लिक्विडेशन लेवरेज। और उसके बाद अगर नीचे की बात की जाए तो 41,000 की रेंज में 400 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। और इसी के बाद नीचे अगर देखा जाए 40,931 के ऊपर तो 157 मिलियंस के ऊपर है। तो मेजर जो है वो हमारे पास 41,000, और इसके बाद शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन जो है वो 44,562 की रेंज है। तो ये मेजर लिक्विडेशन एरिया, आपने इनको भी रिस्पेक्ट देनी, इनके ऊपर फोकस रखना है। और लास्ट के ऊपर एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कल 8 तारीख है, तो यूएस एवरेज आवरली अर्निंग्स M/M मंथली का जो डाटा है वो रिलीज़ हो रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो ये भी हाईली इम्पैक्ट करता है मार्केट को। इसके बाद यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब बात इधर देखने वाली और समझने वाली ये है कि जब भी इस तरह की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं तो जो मार्केट मेकर्स हैं उनकी जो चाल होती है वो डिफरेंट होती है। आप बेसिकली इन चीज़ों को देख के ट्रेड करोगे कि एक्चुअल ग्रेटर है, एक्चुअल लेस है, फोरकास्ट से इज़ गुड फॉर क्रिप्टो। लेकिन दर हकीकत मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूट किस वे में देखेंगे, वो आपके हमेशा अपोजिट ट्रेड करेंगे। जहाँ पर आप बाय करोगे वहाँ पर वो सेल करेंगे, और जहाँ पर आप बेचने की कोशिश करोगे वहाँ पर वो ख़रीदने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि आपका स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मार्केट आपकी फेवर में मूव करती है। तो कोशिश करें इंस्टीट्यूट को समझने की।